हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब हम एंड में हैं। हमने कोलराश लॉ पढ़ लिया था। कोलराश लॉ के एप्लीकेशंस भी पढ़े और एप्लीकेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे। लेट्स डू 1 or 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ताकि आप डीपीपी शीट के क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर पाएँ। एक में बहुत बड़ा ही बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन है, जेई एडवांस्ड का पुराना सवाल है ये। मैं वो क्वेश्चन यहीं क्लास में ले लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में डाउट बच्चों को आते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट द क्वेश्चन। मेरे पास ये क्वेश्चन का डेटा है, तो ये जेई 2006 का क्वेश्चन है एडवांस्ड का। तो ये क्वेश्चन है, तो अब पुराना सवाल है 2006 एडवांस्ड। बट चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जेई मेन ने पूछा हुआ है, उसका छोटा वर्जन, छोटा रूप। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, वी हैव टेकन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। ठीक है, KSP of AgBr is given in the question is 12 into 10 to the power minus 14. If 10 to the power minus 7 mole, if 10 to the power minus 7 mole of AgNO3 are added to 1 liter of this solution, find conductivity of this solution added to 1 liter of this solution, find conductivity of this solution in terms of 10 to the power minus 7 Siemens meter minus 1 mole minus 1। तो ये दिया हुआ है साइमन्स मीटर माइनस 1 मोल माइनस 1 के टर्म्स में। साइमन्स मीटर माइनस 1, मोल माइनस 1 की जरूरत नहीं है, साइमन्स मीटर माइनस 1। अच्छा, गिवन क्या? लैम्डा नॉट ऑफ, ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, Ag प्लस 6 × 10 to the power minus 3, लैम्डा नॉट ऑफ ब्रोमाइड आयन, this is 8 × 10 to the power minus 3, lambda naught of NO3 minus, and this is equal to 7 × 10 to the power minus 3 Siemens मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। सभी मोबाइल आ गया, ये जरा बंद करते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को देखो। वी हैव टेकन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr, KSP ऑफ AgBr दिया हुआ है, 10 to the power minus 7 मोल ऑफ AgNO3 इसमें ऐड कर दिए 1 लीटर सॉल्यूशन में। कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बताना है इन टर्म्स ऑफ 10 to the power minus 7 साइमन्स मीटर माइनस 1। ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करनी है। जरा ध्यान दो, आपको ये बात तो पता है कि कंडक्टिविटी टोटल ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी द कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द आयंस। मैंने पहले भी कहा है, कंडक्शन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? आयंस, नॉट द मॉलिक्यूल्स। तो आयंस कौन कौन होंगे, जरा एक बार देखें तो। एक तो AgBr के डिसोसिएशन से Ag प्लस आयन भी होगा, ब्रोमाइड आयन भी होगा, और बाहर से हमने AgNO3 मिलाया तो Ag प्लस तो टोटल जो भी होगा सो होगा। नाइट्रेट आयन भी होगा, भूलना नहीं है नाइट्रेट आयन को। इन सब की कंडक्टिविटी वी हैव टू कैलकुलेट। अब जरा एक बात ध्यान दो, आपने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgBr का, ठीक है, AgBr सॉलिड, इसका सैचुरेशन इक्विलिब्रियम Ag प्लस एक्वस एंड ब्रोमाइड आयन। KSP दिया हुआ है इसका, मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S है, ये S है बट नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा कॉमन आयन? बाहर से AgNO3 मिलाया जो कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है,
ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है और 10 की पावर -7 मोल्स हैं, 1 लीटर है तो 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर होगी। और आप तो जानते हो आयनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, KSP के बराबर है। KSP इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो KSP इज इक्वल टू व्हाट, Ag प्लस कंसंट्रेशन इनटू ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 12 × 10 to the power -14, तो S प्लस 10 to the power -7 इंटू S इज इक्वल टू 12 × 10 to the power -14। थोड़ा सॉल्व करो इसको, S स्क्वायर प्लस 10 to the power -7S माइनस 12 × 10 to the power -14 इज इक्वल टू 0। S की वैल्यू कैलकुलेट करो तो -10 की पावर -7 प्लस रूट ऑफ 10 की पावर -14 प्लस 4 × 12 × 10 to the power -14 अपॉन 2। सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करियो सॉल्व जरा। तो 12 चौक 48 और 1 49, 49 मतलब 7 में से 1 गया तो 6, 3 × 10 to the power -7 m आ गया। ये जरा देखें कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाउ Ag प्लस, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन फाइनली इन द सॉल्यूशन वुड बी व्हाट, वो तो चाहिए ना कंसंट्रेशन, S प्लस 10 की पावर -7 तो 4 × 10 to the power -7 m। ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन 3 × 10 to the power -7 m। और Ag प्लस कंसंट्रेशन, Ag नहीं नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन वो 10 की पावर -7 m हो गई। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, लैम्डा ऑफ, मान लो Ag प्लस की बात करें, लैम्डा नॉट क्या फॉर्मूला होता है, K/1000। याद है वो फॉर्मूला, मैंने रेडीमेड फॉर्मूला बताया था आपको। मैंने बताया था कि रेडीमेड फॉर्मूला होता है SI यूनिट है तो 1000 का फैक्टर नीचे और CGS यूनिट है तो 1000 का फैक्टर ऊपर। गाइस एडवांस्ड क्वेश्चन है, एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर इसमें शामिल हो चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम भी, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ गया, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। एडवांस तो ऐसा करता है, जेई एडवांस्ड में क्लब करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में। इनटू व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस, दैट इज जस्ट वी कैलकुलेटेड, तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन 4 × 10 to the power -7। Ag प्लस का कंट्रीब्यूशन यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू कितनी थी Ag प्लस की, मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी 6 × 10 to the power -3। लेके आओ जरा, 1000 का फैक्टर 6 × 24, तो Ag प्लस की वैल्यू आ गई 24 × 10 to the power -7। व्हाट, साइमन्स मीटर -1। ऐसे जरा ब्रोमाइड आयन भी कैलकुलेट करो तो निकालो K टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 24 × 10 to the power -7 प्लस व्हाट इज ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन 8 × 10 to the power -3 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रोमाइड आयन इज 3 × 10 to the power -7, यही वैल्यू हुई। प्लस नाइट्रेट आयन के लिए भी कैलकुलेट करो। नाइट्रेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 7 × 10 to the power -3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू व्हाट कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। ये हट गए यहाँ से, 10 की पावर -7 कॉमन, तो 24 प्लस 8 या 24 प्लस 7 इंटू 10 to the power -7। जरा देखें 48 और 55 साइमन्स मीटर -1। बस यही आंसर है। नहीं, आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -7 साइमन्स मीटर -1। तो 10 to the power -7 का फैक्टर हटाओ तो फिर आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 55 दैट्स इट, यही आंसर है। एंड इट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन डबल डिजिट इंटीजर। आजकल जेई एडवांस के पेपर में सिंगल डिजिट इंटीजर, डबल डिजिट इंटीजर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो लाइक दैट यू कैन सी, नोट करें, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। चलिए एक और सवाल लेते हैं, यही एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ से ही रिलेटेड हैं ये सब क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है ये सब।
जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, इफ ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर conductivity of pure water at 25 degrees Celsius is 5.54 into 10 to the power minus 8 Siemens centimeter minus 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा एच प्लस लैम्डा नॉट 349.8 and lambda naught of OH minus is equal to 198.5 Siemens centimeter square mole minus 1। ये डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट KW ऑफ वाटर। KW इज व्हाट? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो गाइज ये था क्वेश्चन, जरा देखें। इफ ऑब्जर्व कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 5.54। तो देखो प्योर वाटर के लिए, अब वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है आप जानते हो, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है H प्लस टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट। हालांकि हमें आंसर भी पता होता है KW की वैल्यू कितनी आती है 10 की पावर -14, बट हमें 10 की पावर 14 डायरेक्टली नहीं लिखना है, 10 की पावर -14 डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें इस डेटा की मदद से कैलकुलेट करना है। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन है वाटर का। गॉट इट? और आपको पता है KW इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एट ए गिवन टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं। अब ये तो आप जानते हो कि वाटर की कंसेंट्रेशन कुछ क्वेश्चन में ना दी जाए तो क्या मान के चलते हैं, 1000/18। ये है कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मोल पर लीटर। मान लो C माइनस कुछ कंसेंट्रेशन है, मान लो X बना, तो ये क्या बना X, ये क्या बना X। ये आयंस में डिसोशिएट हुआ। तो एक तरीके से आप अगर यहाँ से देखें, ऐसा भी कह सकते हो C1 माइनस अल्फा C अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ ionization of water is called degree of ionization of water। तो degree of ionization of water है ये। तो अकॉर्डिंगली जरा देखें अल्फा कैसे निकालें। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसा होता है, लैम्डा ऑफ H2O एट गिवन कंसेंट्रेशन C अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ H2O। ये तो जनरल फॉर्मूला है। लैम्डा नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो वाटर की, तो बड़ा वाला लैम्डा ले लो, ये वाला। अब जरा देखना अल्फा निकालना हो मुझे, तो क्या बोलते हो आप, लैम्डा क्या होता है, कंडक्टिविटी K दी हुई है, तो फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कंडक्टिविटी K ऑफ H2O अपॉन कंसेंट्रेशन C। यही तो है अपॉन, ये तो H प्लस और OH माइनस हो गया, तो लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। सोच के करो, रट के ना होंगे ये क्वेश्चन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से। अच्छा C को इधर ले आओ, हमें तो C अल्फा चाहिए ना H प्लस फाइंड आउट करने के लिए, तो C अल्फा की वैल्यू C को इधर ले आए, तो 1000 इंटू वॉट K ऑफ वाटर दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8। सो दिस द वैल्यू इन CGS यूनिट अपॉन ये लैम्डा H प्लस और OH माइनस का डेटा दिया हुआ है 349, ये एक्चुअल डेटा है, प्लस 198.5 आ गया C अल्फा यहां से। दिस इज मोल पर लीटर। अब अगर ये वैल्यू अगर देखें, वो तो मैं तो कैलकुलेशन करना रहा, देख लो चलो 5.54 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन ये हो गया, देख लेना 8 और 5 13, 3 13 1 और 8 और 9 9 और 1 10 8 18 1 9 और 1 10 4 14 1 3 और 1 4 और 1 5। सो दिस इज द वैल्यू, लगभग ये वैल्यू आती है 5.54 अपॉन 5.483
इंटू 10 टू द पावर -7। लगभग ये वो वैल्यू हो गई, नियरली 1 इंटू 10 टू द पावर -7। और व्हाट इज, जरा देखना आप, व्हाट इज के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा। क्यों, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस सी अल्फा इंटू सी अल्फा। तो क्या वैल्यू 5.54 अपॉन 5.483 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर, नियरली इक्वल टू, ये लगभग 1 के बराबर ही है, नियरली 10 की पावर -14 m स्क्वायर। यही है आंसर। आगे देखो, ये डेटा एग्जैक्ट लिया हुआ है इन्होंने, तो वैल्यू ऑफ द के डब्ल्यू कम्स आउट टू बी ऑफ द नियरली वैल्यूज 10 टू द पावर -14। अगेन ए गुड क्वेश्चन, गुड फॉर एडवांस्ड, इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड। नहीं, पुराने साल का क्वेश्चन नहीं है ये, कभी सोचो जेई एडवांस में लिखा हुआ है। नो, इट वाज नॉट आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड, बट इट इज गुड फॉर जेई एडवांस्ड। जेई मेन के लिए आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जेई मेन में भी अब तो क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं, जब से 30 से घटा के क्वेश्चन 25 किए हैं बच्चों, लेवल बढ़ाया है। और इससे फ़ायदा है आपको, जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट से, तो उनके लिए फ़ायदा है, ये एक एडवांटेज है उनके लिए कि पेपर थोड़ा सा अच्छा आए, ताकि वो जिन्होंने तैयारी नहीं की वो उन क्वेश्चंस को ना कर पाएँ, और जिन्होंने तैयारी की है वो उन क्वेश्चंस को करके अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ फ्रॉम अदर्स, एंड अपने आप को डिस्टिंक्ट कर पाएँ और अच्छी रैंक ला पाएँ। तो गाइस, ये क्वेश्चंस से नोट करो। फिर थोड़ी सी और बात करते हैं अबाउट द थ्योरेटिकल पॉइंट। जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं, कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। हाँ, लेकिन आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर पे हमने कभी जेई मेन और जेई एडवांस्ड में आज तक सवाल नहीं देखा, बट बड़ा आसान सा टर्म है, क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। आयनिक मोबिलिटी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आयनिक मोबिलिटी यू। क्या है आयनिक मोबिलिटी? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। हालांकि ये टर्म कई बार यूज होता है, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, जहाँ तहाँ ये आयंस के मूवमेंट के बारे में आता है। तो व्हाट इज इट? आयनिक मोबिलिटी कंडक्टेंस के बारे में ही है। आपने कोई सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया, 2 प्लेटें इंसर्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बैटरी से, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, आयन तो दौड़ेंगे, पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड वाइस वर्सा। और जब आयन दौड़ेगा तो कोई तेज दौड़ेगा तो कोई धीमा दौड़ेगा। जो तेज दौड़ेगा अंडर द यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मोबाइल कहलाएगा, ज़्यादा अजाइल है वो। तो इसका मतलब व्हाट इज इट, डिफाइन कैसे करते हैं? तो आयनिक मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन आयन, एन आयन नहीं, अरे कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, एन अलग आयन अलग। तो इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन आयन अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन आयन अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यूनिट डिस्टेंस मेटल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हो, और हमने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो V अपॉन L इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लो ये है, जैसे मान लो ये है,
दोनों मेटल के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मान लो L है और पोटेंशियल V अप्लाई किया है V वोल्ट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया? V अपॉन L। तो हाउ मच ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड पर यूनिट सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन मेटल प्लेट्स के बीच में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एप्लीकेबल, आयंस विल मूव टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दिस बिकम्स नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी एप्लीकेबल ऑन चार्ज्ड आयंस। आयंस तो अगर चार्ज्ड होते ही हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायन की आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसे U प्लस बोल दो। U प्लस का मतलब कैटायन की बात कर रहे हैं हम, एंड दैट इज इक्वल टू द स्पीड एक्वायर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन अपॉन V अपॉन D। यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट में स्पीड, तो V प्लस इज द स्पीड ऑफ कैटायन। स्पीड एक्वायर्ड बाय कैटायन, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तब दौड़ना शुरू करेगा, एक्सीलरेट करेगा, एंड इट विल अटेन अ मैक्सिमम स्पीड, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड ऑफ कैटायन एक्वायर्ड, स्पीड ऑफ एक्वायर्ड स्पीड ऑफ कैटायन V प्लस। अच्छा, इसी का एक फॉर्मूला भी होता है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, एंड दैट इज यहां पर लेते हैं लैम्डा प्लस अपॉन Z प्लस इंटू फैराडेज कांस्टेंट। सो दिस इज द वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को। हाँ, यस, लैम्डा प्लस Z प्लस। व्हाट इज लैम्डा प्लस? लैम्डा प्लस, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं, पूरी बात लिख ही लेते हैं। V प्लस स्पीड एक्वायर्ड बाय कैटायन। व्हाट इज लैम्डा प्लस? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। कैटायन क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है ना। Z प्लस इज द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज यूनिट्स ऑन कैटायन। जैसे मान लो Na प्लस है तो Z प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बेरियम 2 प्लस है तो Z प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 2 यूनिट चार्ज। Na प्लस पर कितने यूनिट चार्ज है? 1 यूनिट। बेरियम 2 प्लस पर कितना चार्ज है? 2 यूनिट। एल्यूमिनियम 3 प्लस पर कितना चार्ज होगा? 3 यूनिट्स। समझ में आ गई? और F तो आप जानते ही हो, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट, सो F इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम ये चीजें डिफाइन करते हैं। तो गाइज ये था। अच्छा, सिमिलर फॉर्मूला फॉर एनायंस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन, क्या बोलोगे? U माइनस वुड बी इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ एन आयन अपॉन V बाई D, और आयनिक कंडक्टिविटी टर्म्स में दिस कम्स आउट टू बी द लैम्डा माइनस अपॉन Z माइनस इंटू F, वेयर लैम्डा माइनस क्या है? लैम्डा माइनस इज आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन। And what is Z minus? Magnitude of नेगेटिव चार्ज है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज। F तो आप जानते ही हो, फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही होती है, 96,500 कूलेंट अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे एग्जाम्पल F माइनस है तो Z माइनस की वैल्यू 1। जैसे मान लो ऑक्साइड आयन है, Z माइनस की वैल्यू 2। इस तरीके से लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। नंबर, जस्ट ए नंबर इट विल कम। सो लाइक दैट फॉर्मूला इज देयर। अकॉर्डिंगली कैटायन जैसे एनायन था, दोनों के लिए फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये होता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी के मतलब आयन कितनी तेज दौड़ेगा अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इट्स आयनिक मोबिलिटी। पूरी बात नोट करो, एक आध क्वेश्चन लेंगे और एक टर्म और डिफाइन करेंगे यहाँ, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि भाई कैटायन मूव कर रहा है, एनायन मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है आउटर सर्किट में। तो करंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो कैटायन का भी होता है और एनायन का भी होता है। तो करंट कैरीड बाय द कैटायन और कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन इन द करंट, टोटल करंट इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो पहले ये बात लिखो पूरी, नोट इट डाउन। नोटेड, ठीक है। एक और हेडिंग लिखो, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, इट इज द फ्रैक्शन, टी से डिनोट कर देते हैं इसको, टी। इट इज द फ्रैक्शन, it is the fraction of total current it is the fraction of total current carried by each ion of the electrolyte. तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड बाय ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के टोटल करंट में जो कंट्रीब्यूशन कैटायन का है वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन में कहलाएगा। और फॉर्मूला है इसका T प्लस, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, दैट इज ionic mobility of cation upon ionic mobility of cation plus ionic mobility of anion. Similarly, transport number of anion किसके बराबर, U minus upon U plus plus U minus, where U plus U minus क्या है, U plus U minus R। तो U प्लस एंड U माइनस आर आयनिक मोबिलिटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। नोट करो। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। एक छोटा सवाल ऑन आयनिक मोबिलिटी। क्वेश्चन, a potential of 4.9 volt is applied to two electrodes placed 9.8 centimeter apart. How far would an ammonium ion be expected to move
in 1 hour in a dilute solution of ammonium salt at 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन ने? आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है अमोनियम आयन का 96.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। दिस इज द कैलकुलेशन। तो सॉल्व करो। देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 4.9 वोल्ट इज अप्लाइड, तो V दिया हुआ है 4.9 वोल्ट एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज 9.8 सेंटीमीटर। हाउ फार वुड एन अमोनियम आयन विल एक्सपेक्टेड इन 1 आवर। तो फिर वेलोसिटी निकाल लो, मतलब वेलोसिटी किस स्पीड से, तो आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो क्या U कैटायन NH4+ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ अमोनियम आयन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V/D या V/L, and that is equal to what? Ionic conductivity of ammonium ion, lambda ammonium ion plus upon Z plus into F। जरा देखना वेलोसिटी, तो कितनी डिस्टेंस, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही 1 आवर, दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स upon V/D। V is potential difference 4.9 volt and the separation between electrode is how much, 9.8, so would be equal to lambda दिया हुआ है 96.5 साइमन। सब कुछ CGS में है, तो CGS में अप्लाई करना है, सेंटीमीटर में रखनी है सारी वैल्यूज। Z प्लस 1 यूनिट चार्ज, अमोनियम आयन पर 1 यूनिट चार्ज इंटू फैराडे 96,500 कूलम। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, एंड दैट कम्स आउट टू बी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.8 सेंटीमीटर। दैट्स इट, यही आंसर है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। आप चाहो तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक मोबिलिटी वाला पार्ट स्किप कर दो, बाकी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, एक फॉर्मूला ही तो है जो आपको याद करना है। नोट करें इस सबको। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कॉलराज लॉ हो गया था, उसके एप्लीकेशंस भी हो चुके थे। अब चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और वो है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। तो हेडिंग लिखो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। अब ये क्या है, ये कौन सा टाइट्रेशन है? एक टाइट्रेशन तो आप वो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो आप किसी एनालाइट सॉल्यूशन को बीकर में ले लेते हो, और कोई टाइट्रेंट है तो वो ब्यूरेट में फिल करते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हो उसमें, और इंडिकेटर के प्रेजेंस में जब शार्प कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का और इंडिकेटर का, तब आप स्टॉप कर देते हो टाइट्रेशन को, और कॉन्सेप्ट लगाते हो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और वहाँ से आप जो भी कंसंट्रेशन या नोन होता है क्वेश्चन के अंदर वो आप फाइंड आउट कर लेते हो। दैट वाज टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर तो हमने पढ़ लिए थे वो सब। टाइट्रेशन केवल एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं होते, रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होते हैं, तो कई तरह के टाइट्रेशंस होते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। टाइट्रेशन परफॉर्म कराने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक इंडिकेटर वाला मेथड है, इंडिकेटर की मदद से हमने इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट किया फिजिकली। एक है बाय मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर करके कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और वहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई है। कोई बहुत स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि कौन से आयन की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी या मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कौन से कम होगी, और स्पेशल आयन H+ और OH- क्यों हैं। स्पेशल आयन H+ और OH- क्यों हैं, दैट ऑल्सो यू शुड लर्न अबाउट। अब देखो, यहीं पे हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं
कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, देखो ये बात तो क्लियर है, कंडक्ट कौन करते हैं, वो तो आयंस ही करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं करते। कंडक्शन कौन, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं। वो मान लो एक बीकर लिया हमने, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया, मान लो पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड कुछ भी ले लिया, सॉल्यूशन भर दिया, 2 प्लेटें इंसर्ट की, वो इलेक्ट्रोड बन गए, एक कैथोड बनेगा एक एनोड बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल कनेक्टेड ऑफ द बैटरी टू दीज मेटल प्लेट्स। तो 2 प्लेटें इंसर्ट की मेटल की और उसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, एक कैथोड बन गया एक एनोड बन गया। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस तो है ही ना सॉल्यूशन में, और जब आयंस है तो वो दौड़ेंगे तो सही अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी। बिकॉज ऑफ दैट द आयन मूवमेंट विल अकर, और उन आयन मूवमेंट की वजह से यू ऑब्जर्व कंडक्शन। तो हम मोलर कंडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट एट एनी मोमेंट एक्सपेरिमेंटली। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन को डिटरमिन करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड। कैसे ग्राफ बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे, कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है। बस पॉइंट यही है कि किस आयन की कंडक्टेंस ज़्यादा और किसकी कम होगी। इन जनरल जो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन होती है या कंडक्टेंस ऑफ द आयन होती है या मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन जितना कम होगा तो भी उतनी ज़्यादा होगी। तो लिखो लैम्डा एम और आयनिक कंडक्टिविटी पर मोलर बेसिस पर। तो लैम्डा एम या लैम्डा एम नॉट भी बोल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम नॉट और आयनिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट चार्ज ऑन आयन, सेकेंड मोबिलिटी ऑफ आयन, अंडर सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या मोबिलिटी है, मोबिलिटी के बारे में हम बात करके चुके ही हैं लास्ट लेक्चर में आपसे। तो चार्ज ऑन आयन एंड मोबिलिटी ऑफ आयन पर भी डिपेंड करती है। मोबिलिटी ऑफ आयन अगेन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज अगर ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर ज्यादा है तो यू विल से दैट लैम्डा एम नॉट ज्यादा होगा। चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर ओवर साइज, तो लिख दो चार्ज इज अ डोमिनेंट फैक्टर ओवर साइज फैक्टर से। हालांकि साइज की अगर बात करें, साइज जितना गैसियस, साइज ऑफ गैसियस आयन जितना छोटा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मोबिलिटी घट जाएगी, मोबिलिटी इज डिक्रीज्ड तो लैम्डा एम नॉट भी घट जाएगा। देखो पूरा चेन ऑफ थॉट सही है। गैसियस आयन जितना छोटा होगा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी घट जाएगी। लार्ज साइज है, कोई मोटा व्यक्ति तो तेज नहीं दौड़ पाता, जो थोड़ा रिलेटिवली पतला फिट होता है वो तेज दौड़ पाता है। तो वही वाली बात हो गई, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। कोई भी आयन है तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू इट विल बी हाइड्रेटेड। अब जैसे मान लो NaCl ही है, NaCl सॉलिड को पानी में घोल दो आप तो ये Na प्लस एक्वस बना लेगा। तो Na प्लस एक्वस बना तो ये ऐसे तो होगा, वाटर का जो नेगेटिव पोल है ऑक्सीजन दैट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। और Cl माइनस भी होगा। कौन सा वाला पोल, पॉजिटिव पोल विल बी कनेक्टेड। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब आप पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। सो लाइक दैट, यही तो है आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। ये हाइड्रेटेड आयंस हो गए।
तो जो जितना छोटा गैसियस आयन होगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, मोबिलिटी घट चुकी होगी, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूँ, आप पहले ये वाली बात नोट करो, ये सब यूजफुल होंगे यहाँ पर, ये जनरल पॉइंट्स भी हैं, नोट इट डाउन। जैसे मान लो फॉर सेम चार्ज कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर सेम चार्ज, तो अगर हम मोबिलिटी की बात करें और मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस वुड बी लेस देन लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस। सुनो क्यों, Na प्लस का गैसियस साइज छोटा है तो हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, और हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी घट जाएगी, मोबिलिटी घट गई तो कंडक्टिविटी भी घट गई, तो Na प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी कम होती है K प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी से। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस्ड, कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो आंसर था KCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा है NaCl से फॉर सेम कंसेंट्रेशन, ग्रेटर कंडक्टिविटी या ग्रेटर लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। सर इतना आसान सवाल भी आते थे कि जेई में, अरे ये जब का क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था और क्वेश्चन आधा आधा नंबर और एक एक नंबर के भी आते थे, एक क्वेश्चन के 8 पार्ट 10 पार्ट होते थे, कोई आधे नंबर का कोई 1 नंबर का। जैसे अब ओलंपियाड का पेपर होता है ना, इंटरनेशनल ओलंपियाड नहीं, NSCC नहीं, इंटरनेशनल ओलंपियाड जिस तरह का पेपर होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है उसके 9 या 10 पार्ट होंगे, पहला पार्ट आधा नंबर, बड़ा आसान, आपको लगेगा ये कौन सा इंटरनेशनल ओलंपियाड है, ये तो बड़ा आसान है यार। आसान ना है, आगे बढ़ो तो सही, देखो तो आगे आगे देखिए होता है क्या, वही वाली बात है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, थोड़ा सा वर्कआउट करके आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये क्या है, और फिर एंड वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है कि पैराग्राफ लिखा हुआ है इतना बड़ा सा, क्या है ये। तो इस तरीके से कंस्टिट्यूशन, यही पहले जेई 90s में, अर्ली 90s में पेपर बहुत टफ होते थे, आधे आधे नंबर वाले क्वेश्चन आसान होते थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी शायद आपको पता नहीं होगा, ये भी शायद आपको पता हो सकता है ना हो, तो ये आधे नंबर का आसान क्वेश्चन था जैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, जैसा इंटरनेशनल ओलंपियाड है ऐसा पहले जेई एडवांस का पेपर हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव होने से पहले जब सब्जेक्टिव पेपर्स थे। तो देखो ग्रेटर लैम्डा एम एट सेम कंसेंट्रेशन, दोनों ही कंसेंट्रेशन सेम हो, एक्वस सॉल्यूशंस हो, तो KCl की आयनिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl। क्यों, क्लोराइड आयन तो दोनों में सेम है, K प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी Na प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। अच्छा, डिफरेंस बहुत लार्ज नहीं होता, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा चार्ज डिफरेंट हो तो चार्ज इज डोमिनेंट, इफ चार्ज इज डिफरेंट देन चार्ज इज डोमिनेंट। तो लैम्डा नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस विल बी लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस। अब यहाँ पर भले ही इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, मोबिलिटी भी घट जाएगी, बट ये डबल चार्ज भी तो कैरी करके लेके जाएगा। 2 व्यक्ति दौड़ रहा हूँ साथ में, एक थोड़ा तेज दौड़ रहा हो, एक थोड़ा स्लो दौड़ रहा हो, एक 10 किलो वजन सिर पे लग के ले जा रहा हो, एक 20 किलो लेके जा रहा हो, और थोड़ा सा डिफरेंस उनके पहुंचने में हो, कोई जल्दी पहुंच जाए, कोई थोड़ा सा देर पहुंचे, मगर वो डबल भी तो लेके गया है, वो डबल भी तो कैरी करके लेके गया है। तो उसका जो मेहनताना है, मेहनताना मतलब रेम्यूनरेशन, कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई मेहनत करता है, तो उसको जो बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ करेंसी और एनी अदर सिस्टम, तो उसे बोलते हैं मेहनताना, कॉमन शब्द है। तो वो मेहनताना तो उसका मैग्नीशियम 2 प्लस का ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि वो डबल भार कैरी करके लेके गया है टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। सो मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na प्लस। तो इसका मतलब आपको मैं ये सब कहानी तो ठीक है, सिंपल। अगर चार्ज फैक्टर सेम है तो जो जितना छोटा आयन होगा उसकी आयनिक कंडक्टिविटी, उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, घट गई।
और यदि चार्ज अलग अलग है तो चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर, तो Mg2+ जैसे हो गया तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी देन कंपेयर टू Na+। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। अब बात आती है स्पेशल आयंस। कौन से स्पेशल आयंस? H+ एंड OH-। उसके बाद बात करेंगे फिर हम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बार पूरी बात नोट करो। तो यहां पर एक लिखेंगे भी मोल आयनिक कंडक्टिविटी, ऐसे लिखो आयनिक conductivity of H+ and OH- are exceptionally high, which can be explained due to, तो ionic conductivities of H+ and OH- exceptionally high, which can be explained due to Grotthuss mechanism. तो ionic conductivity of H+ and OH- are exceptionally high, which can be explained due to the Grotthuss mechanism. What is Grotthuss mechanism? वैसे थोड़ा सा आइडिया रखो, H+ और Na+ को कंपेयर करो, H+ एक्वस, Na+ एक्वस। H+ तो सबसे छोटा कैटायन है, प्रोटॉन इससे छोटा और क्या होगा, तो प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज, और ये Na+ तो मच लार्जर इन साइज है H+ से। तो इसका मतलब जिसका साइज लार्जर है गैसियस फॉर्म में उसका हाइड्रेशन कम होगा, तो हाइड्रेटेड साइज Na+ का कम होना चाहिए, होता भी है। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए थी Na+ की इन कंपैरिजन टू H+, बट नहीं, उल्टा पाया गया। Na+ की आयनिक कंडक्टिविटी H+ से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट नहीं, क्या पाया गया? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+ इज नियरली 7 टाइम्स ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+। फिर सुन लो मैं क्या बात बोल रहा हूं। मैं ये बात बोल रहा हूं कि H+ और Na+ को कंपेयर करें जरा थोड़ी देर के लिए। तो गैसियस साइज तो H+ का बहुत ही छोटा है, तो इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, चार्ज सेम है दोनों पर। हाइड्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो इसका मतलब H+ की कंडक्टिविटी Na+ से कम होनी चाहिए थी। कहाँ? H+ की कंडक्टिविटी Na+ से 7 गुना ज़्यादा, 1 गुना 2 गुना भी नहीं, 7 गुना ज़्यादा पाई गई। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। देयर इज ए ह्यूज वेरी हाई वैल्यू ऑफ special or a very high conductivity of H+ and OH-. So what is the reason behind this? And this is explained on the basis of Grotthuss mechanism. Grotthuss mechanism में क्या कहा? It is believed that high conductivity of आयनिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हाई कंडक्टिविटी ऑफ H+ and OH- in aqueous solution is due to, it is believed that high conductivity of H+ and OH- in aqueous solution is due to proton jump from one water molecule to another। ये वर्ड याद रखना है, प्रोटॉन जंप। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके सामने कि H+ और OH- स्पेशल आयंस क्यों हैं, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो बस एक शब्द याद रखना, इट इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन जंप, एंड दिस प्रोटॉन जंप इज प्रपोज्ड बाय ग्रॉथस
इसलिए बोलते हैं ग्रोथस मैकेनिज्म। तो ये एज पर ग्रोथस मैकेनिज्म है कि प्रोटॉन जंप के कारण देयर इज अ हाई कंडक्टिविटी ऑफ H+ एंड OH-। कैसे, जरा ये बात नोट करो एक बार, नोट इट डाउन। कैसे, जैसे मान लो मैं ये दो प्लेटें ले लूँ, सॉल्यूशन है इनके बीच में, और इसे कनेक्ट कर लूँ, मान लो ये प्लेट ले ली मैंने, मान लो और ये सॉल्यूशन है मान लो फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। अब मान लो इसमें कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें H+ भी है और OH- भी है और वाटर तो है ही, तो एक्वस सॉल्यूशन है ये। मान लो ये नेगेटिव प्लेट हो गई और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, एज दे आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब मान लो H+ आयन की बात करो। अब H+ तो आप जानते हो कि H+ फ्री फॉर्म में तो रहता नहीं, प्रोटॉन इज नॉट अवेलेबल इन द फ्री फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज हाइड्रेटेड, तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, वो इस फॉर्म में। तो HOH और ये H और ये प्लस, यही तो है हाइड्रोनियम आयन H3O+। और बाजू में कोई वाटर मॉलिक्यूल है इसके, मान लो HO और ये H। ऐसा होता नहीं है, वो तो मैंने बता दिया। अब पानी तो है ही जहाँ तहाँ, तो वाटर है ही यहाँ पर, यहाँ भी वाटर है इस टाइप से। तो क्या होता है, और मान लो Na+ है, एक्वस सॉल्यूशन में Na+ भी है और मान लो H+ भी है। आपने एक ही सॉल्यूशन में NaCl भी घोल दिया और HCl भी घोल दिया, तो H+ आयन भी एनफ अवेलेबल, Na+ आयन इज ऑल्सो एनफ अवेलेबल। अब ये Na+ आयन जो है वो हाइड्रेटेड है, एक्वस। अब ये Na+ को कंडक्टेंस शो करना है तो कैसे करेगा, ये नेगेटिवली प्लेट की तरफ दौड़ेगा, तो खुद रास्ता बनाता हुआ कैसे करता हुआ जंप, यूं यूं यूं। सर ये सीधा क्यों ना भागेगा, अरे जब भागेगा तो टकराएगा नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इट विल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट विल चेंज इट्स पाथ, और रैंडमली पता चला आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, बट अंडर द फोर्स फाइनली इट विल रीच हियर, और हाफ तवा पहुंच जाएगा यहाँ तक। और हाफ तक बोलोगे, जैसे कबड्डी में होता है ना, पाले पे आ गए, हाफ तक हुआ आ गया, बोलेगा आ गया, मेरा नाम लिख लो, मैं आ गया, आई हैव कंडक्टेड दिस मच इलेक्ट्रिसिटी, खुद ही दौड़ता हुआ आएगा ये Na+। अच्छा, जिगजैग पाथ क्यों शो किया, व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, it will collide with the molecules of water, and because of that it may lose its kinetic energy partially or fully and changes direction, and because of that it will take time to reach over there at the respective electrode. तो Na+ खुद दौड़ता भागता यहाँ पहुँचा और हाफता हुआ पहुँच के बोला मैं आ गया पाले में अपने, कबड्डी मेरी पूरी हो गई, मेरा नाम लिख लो, हो गया, मैं मेरा कंडक्शन कर दिया। एंड दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, H+ इज वेरी स्मार्ट। ये H+ H3O+, ये खुद ना जाता है, ये दौड़ता हुआ नहीं जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, एक प्रोटॉन जंप करा, इट विल जंप हियर, यहाँ से तो ये वाटर रह गया, यहाँ H3O बन गया, यहाँ से प्रोटॉन फिर जंप करेगा, यहाँ से प्रोटॉन फिर जंप करेगा। सो लाइक जैसे हल्क जंप करता है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मैनी किलोमीटर जंप्स ऑल टुगेदर, ये हल्क है, आयनिक कंडक्टिविटीज का हल्क है ये। हल्क तो हल्क ही है, आप तो जानते हो, हल्क से भला बड़ा कौन, सारे एवेंजर्स में हल्क है। वो याद है वो कौन सा था जिस पर लोकी था, वो उसका लोकी को पटक के मारा था, याद हो मुझे कौन सा, मुझे इतना याद नहीं रहता एक्चुअली, मैं कम देखता हूँ मूवीज़, टाइम मिलता है तो देखता हूँ कई बार। तो वो पटक के वो कहता ना आई एम द गॉड, वो कहाँ असगार्ड का गॉड था ना वो लोकी, तो आई एम द गॉड, तो हल्के से पटक के उसको जो मारता है, फिर बोलता है द प्यूनी गॉड। याद है वो सीन, द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी एक्चुअली। खैर, सो प्रोटॉन इज द हल्क ऑफ कंडक्शन, देयर इज नो बिगर अवेंजर देन प्रोटॉन अमंग दीज आयंस। तो प्रोटॉन जंप मारता है
प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जंप हुआ, ये वाटर रह गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, फिर प्रोटॉन जंप मारा, तो वेरी क्विकली प्रोटॉन जंप्स फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर एंड रीचेस टू द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड दैट्स व्हाई इट्स कंडक्शन इज वेरी हाई. Ionic conductivity of H plus is very very high. Same mechanism is for OH minus also. OH minus वाटर के साथ कंबाइन होकर के फिर प्रोटॉन जंप करेगा एंड अगेन इट कैन रीच टू द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. दैट्स व्हाई वी से स्पेशल आयंस. कौन से स्पेशल आयंस? स्पेशल आयंस H plus and OH minus. They have the very high value of the ionic conductivity. These are special ions. I hope you have understood कि सोडियम आयन खुद रास्ता बनाता हुआ पहुंचेगा टू द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड यू विल से कंडक्शन इज डन बाय द Na+. But proton does not go itself. It jumps from one water molecule to another. This is called Grotthuss mechanism. तो guys, this is called Grotthuss mechanism. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. अब बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की. तो इसे बना लो चाहो तो. मैंने तो समझाने के लिए आपको बस बताया है कि क्यों H plus and OH minus have exceptionally high ionic conductivities. नोट करें. अब बात आते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन is based on the concept that conductance of solution changes during the process of titration तो conductometric titration is based on the concept that conductance of solution changes during the process of titration as one ion is replaced by another. One or more than one type of ion is replaced by another during titration. आप जानते हो हर आयन की आयनिक कंडक्टेंस सेम होती है, डिफरेंट होती है. अलग अलग आयन्स की कंडक्टेंस डिफरेंट होती है. तो आप प्रोसेस के दौरान, रिएक्शन के दौरान, टाइट्रेशन के दौरान आयन चेंज होते हैं. आयन चेंज हो गए तो कंडक्टेंस ऑल्सो विल चेंज. अच्छा, इस पूरे एनालिसिस में ग्राफ बनाते हैं हम. उस ग्राफ बनाने में हम एजम्पशन ये लेते हैं कि अगर स्पेशल आयन नहीं है, मतलब स्पेशल आयन कौन से? H plus and OH minus. तो फिर Na plus and K plus में भले ही K plus की कंडक्टेंस Na plus से ज़्यादा है, बट दे विल बी अज्यूम टू बी नियरली सेम. हाँ, बाईवेलेंट कैटायन है तो उसकी मोनोवेलेंट कैटायन के रेस्पेक्ट में कंडक्टेंस ज़्यादा मानी जाएगी. ये पॉइंट्स मैं एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. चलिए टाइट्रेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? दैट इज, मान लो HCl सॉल्यूशन. दिस इज NaOH सॉल्यूशन. मान लो एक बीकर है जिसके अंदर आपने HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और ब्यूरेट से मिला रहे हैं NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप. टाइट्रेंट. तो रिएक्शन तो होगी ना. कौन सी? HCl प्लस NaOH, NaCl एक्वस प्लस H2O. ये रिएक्शन है. यहाँ एक एरो लगा देता हूं मैं. ये एरो इंडिकेट करता है कि ये टाइट्रेंट है. ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं ब्यूरेट से एंड HCl इज द मेन सॉल्यूशन एक्वस. हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है. कई बार हमसे ग्राफ बनवाए जाते हैं, तो कई बार हमें ग्राफ पहचानने के लिए दिए जाते हैं. IIT में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं.
तो ये मान लो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट वॉल्यूम कौन है यहाँ? NaOH। याद करो हमने टाइट्रेशन में जब हम pH का ग्राफ बनाते थे, टाइट्रेशन कर्व बनाते थे, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इंडिकेटर की मदद से जो टाइट्रेशन करते थे, तो वहाँ भी यही करते थे कि कैसे कैसे वॉल्यूम मिला रहे हैं तो किस तरीके से pH चेंज हो रही है वहाँ। अब हम pH नहीं पढ़ रहे, अब क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन विद द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। पूरी बात नोट करो, मैं समझाता हूँ अभी इसको। मेन पॉइंट ये है जिस पर टाइट्रेशन बेस्ड होता है। लिखो पूरी बात। देखो यहाँ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन एज वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। बीकर में कौन था? HCl था, और HCl के अंदर कौन सा आयन छुपा हुआ है? स्पेशल आयन छुपा हुआ है। स्पेशल आयन कौन? H+, मिस्टर हल्क। H+ एंड OH- आर कंसिडर्ड टू बी हल्क। तो ये H+ और H+ और OH- में भी H+ की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ये भी याद रखना, ये भी याद कर लो। ये एक फैक्चुअल पॉइंट हो गया कि लैम्डा m0 ऑफ H+ इज ग्रेटर देन लैम्डा m0 ऑफ OH-। ये करीब 350 के आसपास होता है, ये करीब 200 के आसपास होता है, और बाकी आयन सम 40, 50, 60 के आसपास होते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये तो याद करने वाली बात है, कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो हम क्या बात कर रहे थे? शुरुआत में सॉल्यूशन में कौन है? HCl। बीकर में भरा हुआ है HCl। अब HCl भरा हुआ है तो स्पेशल आयन है इसमें H+, कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, ये रही। नहीं, अभी आपने NaOH मिलाना शुरू भी नहीं किया, वॉल्यूम 0 है। अब आपने जैसे ही पहली ड्रॉप दूसरी ड्रॉप मिलाई NaOH की, तो NaOH में से अच्छा NaOH तो मिलाते ही खत्म हो गया, वो रुकेगा थोड़ी, वो तो पहली दूसरी ड्रॉप जैसी मिलाई वो HCl को खर्च करवाएगा, और NaOH तो मिलाते ही खत्म हो गया, और HCl किस में कन्वर्ट हो गया? NaCl में। अच्छा Cl- पहले भी था, Cl- अब भी है, और वाटर कंडक्ट नहीं करता। वाटर इज ए वेरी पुअर कंडक्टर बिकॉज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टू गिव H+ एंड OH- इज वेरी नेग्लिजिबल। वाटर से आने वाला H+ और OH- नेग्लिजिबल होता है, तो वाटर को हम पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर मान सकते हैं। वाटर वर्चुअली डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू द अदर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने 1 या 2 ड्रॉप NaOH की मिलाई। अच्छा NaOH तो मिलाते ही खत्म, ध्यान से सुनना, लिखना बंद कर दो। NaOH 1-2 ड्रॉप आपने मिलाई, मिलाते ही खत्म हो गया, और ये HCl था, और जैसे ये HCl में मिलाया तो H+ कंज्यूम हुआ, क्योंकि HCl इज रिप्लेस्ड बाई NaCl। Cl तो जो यहाँ था वो यहाँ है, H+ इज रिप्लेस्ड बाई Na+। H+ अगर घटेगा तो कंडक्टेंस बड़ी तेजी से घटेगी, हालांकि Na+ उस कंडक्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कितना? आपको तो पता है कि H+ की कंडक्टेंस Na+ से 7 गुना ज़्यादा है मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? कंडक्टेंस शार्पली डिक्रीजेस। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पॉइंट आ गए, क्या कि हमने 10 ml मिलाया, फिर चेक कर लिया, ये रही कंडक्टेंस। 20 ml मिलाया, फिर एक्सपेरिमेंटली कंडक्टेंस मेजर कर ली। सर कैसे मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली? सिखा चुके हैं कैसे। लैम्डा m क्या होता है? K 1000 इंटू K, और K क्या होता है? 1/R इंटू L/A इंटू कंसंट्रेशन C। याद है ना फॉर्मूला? याद है ना? L/A जिस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हो लिखा हुआ होगा सेल कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और सम अदर मेथड। कंसंट्रेशन हमें पता होगी सॉल्यूशन की, तो वी कैन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्डा m। तो लैम्डा m के पॉइंट्स हमने कर लिए, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं, कर ली फाइंड आउट, और मिलाते गए, और मिला, HCl खत्म होता गया, कंडक्टेंस घटती गई। इस बार कोई इंडिकेटर ना मिलाया जो हमें पता चल जाए रिएक्शन कब कंप्लीट हुई। हमें ना पता चलने का रिएक्शन कब कंप्लीट हुई, हम तो बस ये मिलाते गए, NaOH मिलाया और NaOH और मिलाते गए। एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पर HCl कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा,
एक पॉइंट ऐसा आया होगा NaOH मिलाते मिलाते एक लिमिट ऐसी आई होगी कि HCl पूरा कंज्यूम हो चुका है और उसके बाद NaOH मिला रहे हैं तो NaOH हैज नो वन टू रिएक्ट विद, तो NaOH एक्युमुलेट होने लगा और NaOH एक्युमुलेट होने लगा तो स्पेशल आयन बढ़ने लगा। कौन सा? OH माइनस। कंडक्टेंस इज शार्पली इंक्रीज्ड। ये आ गए, इनको जरा कनेक्ट कर लो ग्राफ्स को। दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट, ये है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो गाइज ये है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो क्या हमें इक्विवेलेंस पॉइंट पे टाइट्रेशन पॉइंट आएगा? अरे नहीं, हमें ना पता। इस बार हम कोई फिजिकल डिटेक्शन यूज नहीं कर रहे, इस बार कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें ना पता कब रिएक्शन कंप्लीट हुई। हाँ, ये रिएक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गई होगी। दोनों ग्राफ को अगर को करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल टेल अस द इक्विवेलेंस पॉइंट। हम तो बस मिलाते जा रहे हैं। 10 ml मिलाया, घट गई। 20 ml मिलाया, H प्लस घट रहा है। अच्छा, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट है ना ये, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इसके बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अब HCl तो पूरा खत्म हो चुका है और जो NaOH मिला रहे हैं वो एक्युमुलेट हो रहा है और एक्युमुलेट हो रहा है तो OH माइनस इज इंक्रीजिंग इन द सॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीजेस। हमें ना पता ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक्सपेरिमेंटली आया ही नहीं हमारे पास। हम तो इन दोनों ग्राफ्स के वेरिएशन को जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल टेल यू द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये घट क्यों रही है? H प्लस कंज्यूम्ड, स्पेशल आयन कंज्यूम्ड बढ़ क्यों रही है? OH माइनस एक्युमुलेट्स। H प्लस स्पेशल आयन था, घटा, कंडक्टेंस तेजी से घटी। OH माइनस एक्युमुलेट हो रहा है, कंडक्टेंस तेजी से बढ़ी और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल टेल अस दिस इज द minima of the graph indicating that now H plus is completely consumed and that moment will tell us the equivalence point. equivalence point पर आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम NaOH का at equivalence point। equivalence point पर NaOH का वॉल्यूम आ गया। we can apply N1V1 is equal to N2V2 law of chemical equivalence to find out the concentration of the unknown solution HCl। titration is complete। हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? ग्राफ पूछे जाएंगे। कहा जाएगा कि किसका ग्राफ किससे मैच करता है। मैच द कॉलम जेईई एडवांस ने पूछ लिया इसके ऊपर 6 नंबर का सवाल अभी कुछ साल पहले, समवेयर 2016 और 15 दे आस्क्ड। उसके बाद से तो फिर सिंगल क्वेश्चन तो उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। अब तो जेईई मेन नहीं पूछने शुरू कर दिए। जेईई मेन कॉपी मारता है एडवांस की कई बार। नोट करो पूरी बात, समझो इसको और एग्जांपल्स लेंगे, नोट इट डाउन। तो ये था टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इस बार वीक एसिड का टाइट्रेशन कराते हैं। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड करवाएंगे तो मान लो सेकेंड टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड बोले तो दिमाग में आएगा, मान लो एसिटिक एसिड ले लिया और ये टाइट्रेशन करा रहे हैं NaOH। वापस वही समझने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहो तो मत बनाओ, बट दिमाग में रखना हम कर क्या रहे हैं। एनालाइट कौन है, टाइट्रेंट कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाने के लिए। ये CH3COH और यहां से मिला रहे हैं NaOH जो कि टाइट्रेंट है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। मैं रिएक्शन लिख लेता हूं यहां पर, जैसे कौन, CH3COH एक्वस प्लस NaOH। और जब भी मैं टाइट्रेंट लिखता हूं तो मैं एक एरो लगा देता हूं ऊपर, इंडिकेटिंग दैट कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया है और मिलाते ही खत्म हो गया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप भी चाहो तो इस तरीके से एरो बना करके समझ सकते हो
हमें हमेशा कंडक्टेंस का वेरिएशन ओरिजिनल सॉल्यूशन के जो बीकर में सॉल्यूशन है उसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है, टाइट्रेंट के रेस्पेक्ट में नहीं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो CH3CONA प्लस H2O, ये है एसिड बेस टाइट्रेशन। हमेशा याद रखो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ये बीकर के अंदर, उसके रेस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है टाइट्रेशन के दौरान, उनमें चेक करना है कि कंडक्टेंस घटेगी या बढ़ेगी। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। सी दिस इज द वन lambda m of the solution and the volume of titrant. वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब बताओ चेक करके, आप ट्राई करोगे? बताओ जरा। अच्छा ये भूलना मत, कंडक्टेंस कौन शो करते हैं? आयंस, नॉट द मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन और व्हाटसएवर अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस जरा एक बार देखना ग्राफ कैसा बनेगा। अरे रफ कॉपी में बनाओ एक बार, गलत हुआ तो काट देना, कौन सी बड़ी बात है। कुछ बच्चे कॉपी में लिखना ही ना चाहते हैं, गलत हो गया तो अरे तो ये कॉपी क्या करोगे, ये कहीं जमा करोगे क्या? इस पर 5 लाख का इनाम मिलेगा अच्छा सुंदर सुलेख लिखने के बाद। अरे पागल हो क्या? प्रैक्टिस करने के लिए लिखा करो, भले ही गलत हो गया काट दो उसी कॉपी में, ताकि पता तो चले जब रिवीजन करो 2 महीने बाद कि मैंने ये गलती की थी, देखो मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने ये गलती की थी। स्टूडेंट्स को सब कुछ कॉपी में लिखना चाहिए। एवरीथिंग वॉट एवर यूर थिंकिंग जस्ट कंडेंस ऑन द पेपर इन योर नोटबुक। बनाओ ग्राफ। देखो क्या है बीकर में जो है उसके रेस्पेक्ट में फाइनली सॉल्यूशन जो मिला, तब वेरिएशन देखना है। एसिडिक एसिड है, वैसे तो एसिडिक एसिड एक एसिड है, H+ देगा, कितना देगा? बहुत कम। तो वीक एसिड डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, एसिडिक एसिड का H+ बहुत कम कंसंट्रेशन आएगी, तो कंडक्टेंस तो थोड़ी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं है, हाई से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज़ अनलाइक HCl की कंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द फ्रीली अवेलेबल H+ आयन, स्पेशल आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब ये एसिडिक एसिड है, कंडक्टेंस कम है, बट फिर भी 2-4-5% तो टूटा पड़ा होगा। तो जो भी कंडक्टेंस होगी मेनली किस वजह से है? मेनली H+ से और एसीटेट आयन से। मान लो 2-4-5% टूटा हुआ है तो कुछ तो फ्री H+ होंगे। आपने पहली ड्रॉप या दूसरी ड्रॉप NaOH की मिलाई, जैसे ही पहली या दूसरी ड्रॉप आपने NaOH की मिलाई, NaOH पहले किसे खाएगा? पहले उसे खाएगा जो फ्री H+ हो। ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है और उसमें बाहर से NaOH मिलाओ तो NaOH पहले किसे खाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को, और स्ट्रॉन्ग एसिड निबट जाएगा तो फिर किसको खाएगा? वीक एसिड को। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब बाहर से मिलाते हैं तो पहले किससे रिएक्शन करता है? स्ट्रॉन्गर एसिड से, वो खत्म होने के बाद फिर वीकर एसिड से। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? फ्रीली अवेलेबल H+ या एसिडिक एसिड? फ्रीली अवेलेबल H+। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीली अवेलेबल H+ था शुरुआत में वो कंज्यूम हो जाएगा, और वो कंज्यूम होगा, H+ कंज्यूम होगा फ्रीली अवेलेबल वाला, तो कंडक्टेंस थोड़ी सी घटेगी। बट ये पोर्शन बहुत ही नेग्लिजिबल, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी तो H+ होती है। उसके बाद तो H+ जब ऑलमोस्ट खत्म हो गए और NaOH तो लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं हम, और जब NaOH मिलाते जाएंगे तो वो एसिडिक एसिड से खत्म होगा और क्या मत देगा? सोडियम एसीटेट। तो इसका मतलब एसिडिक एसिड तो मॉलिक्यूल्स थे जिसमें कंडक्शन उसका नेग्लिजिबल होता है, और आप कौन बन रहे हैं? आयंस। तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज बट नॉट वेरी शार्पली, विल बी लाइक दिस। मिलाते गए, बढ़ती गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एसिडिक एसिड खत्म हो जाएगा, और आप जो NaOH मिलाओगे इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनटू द सॉल्यूशन, और NaOH जब एक्यूमुलेट होगा तो स्पेशल आयन आना शुरू हो जाएगा। कौन सा स्पेशल आयन? OH-, कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीजेस। So the point of intersection of these, this is equivalence point. So guys, this is equivalence point. अब कई बच्चे तो यहीं पे बेहोश होने को तैयार हो जाते हैं, सर ये क्या कर दिया? अरे सुन लो, जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखो।
समझते समझते भी कुछ समय लगता है, उसके बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। शुरुआत में जब NaOH मिलाना भी शुरू नहीं किया, एसिडिक एसिड था, कंडक्टेंस काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड तो 2, 3, 4, 5% मैक्सिमम टूटता है इन द एक्वस सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन एंड Ka वैल्यू। तो वो 2, 4, 5% टूटा, तो जो फ्री H+ थे उसकी वजह से थी कंडक्टेंस जो भी थी। जैसे ही आपने पहली दूसरी ड्रॉप NaOH की मिलाई, वो पहले किसको निपटाएगा? एसिडिक एसिड को नहीं निपटाएगा, पहले किसे निपटाएगा? वो NaOH जो मिलाया पहली दूसरी ड्रॉप, फ्री H+ को, और फ्री H+ कंज्यूम होंगे तो कंडक्टेंस घटेगी। तो दिस डिक्रीज in the conductance is due to the free H+ present in aqueous CH3COH consumed। तो फ्री H+ प्रेजेंट इन एसिडिक एसिड, एक्वस एसिडिक एसिड कंज्यूम हो गए, ठीक है। उसके बाद बढ़ने क्यों लगी? उसके बाद जब NaOH रिएक्शन, अच्छा NaOH तो रिएक्ट करते ही खत्म हो रहा है बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। एसिडिक एसिड खर्च हुआ और बदले में कौन मिला? सॉल्ट। और सॉल्ट मतलब टूटे पड़े हैं आयंस, ये तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस पड़े हुए हैं। मॉलिक्यूल खर्च हुआ, आयंस मिल रहे हैं। मॉलिक्यूल कंडक्ट नहीं करता, कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, की वजह से तो कंडक्टेंस बढ़ी। कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज CH3CO- and Na+ form। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज CH3CO- and Na+ forms। उसके बाद खत्म हुआ ना कभी तो ये, और जब खत्म हो गया तो NaOH मिलाते जा रहे हैं, बट इट इज हैज नो वन टू रिएक्ट विद, स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, और एक्यूमुलेट होने में स्पेशल आयन कौन सा? OH-। तो ये बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट चले गए हैं, OH- एक्यूमुलेट्स। तो गाइज ये था, नहीं ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कई तो ग्राफ बनाते समय ये जो इनिशियली पोर्शन है स्मॉल डिक्रीज वाला, ये शो भी नहीं करते, और ये कहीं किसी काम का नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द इक्विवेलेंस पॉइंट, वी आर लुकिंग फॉर द टाइट्रेशन। और इक्विवेलेंस पॉइंट हमें यहाँ इस तरीके से ऑब्टेन होगा, जहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप सडनली चेंज होगा, दैट अब्रप्ट चेंज विल इंडिकेट दैट इक्विवेलेंस पॉइंट हैज बीन क्रॉस्ड and that will indicate the equivalence point। इस पॉइंट पर वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना खर्च हुआ, we can find out, N1V1 is equal to N2V2, we can apply and we can find out the concentration of acidic acid solution। This is what we call titration, this is what we call titration। आ गई बात समझ में? तो गाइज ये था टाइट्रेशन। अभी और भी केसेस हैं, हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी लेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाला, जो कि जेई मेन ने पूछा है उसके ऊपर क्वेश्चन। आज बस यही स्टॉप करते हैं, थोड़ा इसको समझो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टाइट्रेशन लेंगे वो आप और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएँ। दैट्स इट फॉर नाउ।